ऑल राइट, तो IEPF in section 125(1) the central government may establish IEPF. The central government may establish IEPF. आ जाओ 125(2) पे। क्या? सॉरी, मे नहीं, शाल शाल शाल, सॉरी सॉरी, शाल 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 शाल, विशाल नहीं बेटा। द कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट शाल एस्टैब्लिश IEPF, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश IEPF, ठीक है। 125(2) पे आ जाओ, 125(2) पे आ जाओ। अमाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, 125(2) अमाउंट्स टू बी क्रेडिटेड टू द फंड, अमाउंट्स टू बी क्रेडिटेड टू द फंड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द फंड। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट, CG ग्रांट, CGG मत लिखना, नहीं अब समझ में आएगा। CG ग्रांट टू बी यूटिलाइज्ड, या ग्रांट ऑफ CG, या CG's ग्रांट टू बी, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट टू बी यूटिलाइज्ड, टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस फंड, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस फंड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद पैसा डाले, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डोनेट करे, समझ में आ रहा है। सेकेंड वाला डोनेशन बाय पर्पसेस ऑफ दिस फंड बेटा, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस फंड, डोनेशन बाय, सेकेंड वाला डोनेशन बाय CG, SG, CG, SG, कंपनी, एनी इंस्टीट्यूट, मतलब कोई वॉलेंट्री डिपॉजिट डोनेशन भी कर सकता है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। अब थर्ड वाला, थर्ड वाला थर्ड वाला जनरल रेवेन्यू अकाउंट, जनरल रेवेन्यू अकाउंट, मतलब जो CG का बैलेंस था वो, और कंपनी ने जो बैलेंस रखा था वो, दोनों ट्रांसफर हो जाएगा, बराबर है ना। जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 1956, जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। जय लिख रहा है कि नहीं? जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 1956, लिखो बेटा लिखो। आगे नेक्स्ट, अमाउंट लाइंग इन द IEPF, amount lying in the IEPF, amount lying in the IEPF account under Companies Act 1956, amount lying in the IEPF under the Companies Act 1956. Next, interest or other income, interest or other income out of the interest or other income out of the investment of the fund, out of the investment of the fund. Third, application money, नहीं जो भी नंबर है यार, जो भी नंबर है, सिक्स्थ है। अमाउंट नहीं, क्या बोला मैंने, एप्लीकेशन मनी that remains unpaid for 7 years. Mature deposits, mature deposits
ब्रैकेट में लिखो 7 years और मोर. मैच्योर डिपॉजिट 7 years और मोर. डिपॉजिट चैप्टर अलग है, ठीक है. मैच्योर डिपॉजिट 7 years और मोर अदर देन बैंकिंग कंपनीज. अंडरलाइन अदर देन बैंकिंग. अंडरलाइन अदर देन बैंकिंग. अगेन एमसीक्यू वगैरह में यहाँ घूम सकते हो, ठीक है. डिबेंचर्स matured for 7 years or more. Debentures matured for 7 years or more. ठीक है. मैच्योर्ड एप्लीकेशन हो गया, डिपॉजिट हो गया, डिबेंचर. डिबेंचर में 7 years और मोर लिखा आपने, ठीक है. सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स. सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स. ठीक है. ऑल राइट. 125(3) टॉक्स अबाउट. टाइटल दे दो 125(3). टाइटल दे के रखो, फिर पहले समझते फिर लिखेंगे. 25(3) टॉक्स अबाउट पर्पस फॉर विच द अमाउंट शैल बी यूटिलाइज. मतलब क्या हो गया? अमाउंट फंड के डेबिट्स. पर्पस फॉर विच द अमाउंट शैल बी यूटिलाइज्ड मतलब आपके क्या हो गए? पोटेंशियल डेबिट्स हो गई. क्रेडिट आप समझ गए. गवर्नमेंट क्रेडिट ज्यादा रखेगी या डेबिट ज्यादा रखेगी? क्रेडिट ज्यादा रखेगी ना. आने दो, जहां जहां से आता है जाएगा बहुत स्पेसिफिक वे में, आएगा मल्टीपल वेज में, जाएगा स्पेसिफिक वेज के अंदर, ठीक है. अब 125(3) किसकी बात करता है? द फंड शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर रिफंड. ऑल राइट. सबसे पहले बी वाला देख लो. प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन. हमारा ही पैसा हमारे ऊपर यूज किया जाएगा, ठीक है. मतलब क्या है बेटा? ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोटेक्शन ये सब चीजें क्या होती है? म्यूचुअल फंड सही है, आता है ना रोहित शर्मा. राइट, बराबर है. इनकरेजमेंट होता है, प्रोटेक्शन होता है, जो वार्निंग्स दी जाती है कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस डेरिवेटिव्स के ऊपर. ऑल राइट. व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव स्मॉल इन्वेस्टर्स मतलब मार्जिन भी कम दिया जाता है सो दैट यू डोंट गेट और इंटर इनटू लॉसेस. ये देखो स्टॉक मार्केट में जो रैग्स टू रिचेस का स्टोरी है दैट इज ऑलवेज ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग. आप स्पॉट ट्रेडिंग करके ऐसा नहीं रातों रात अमीर बनते हो. इट नेवर हैपेंस अंडर स्पॉट ट्रेडिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये ऑप्शंस एंड ऑप्शन समझते हो? नहीं समझते हो? ऑप्शन, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, यस सुना होगा थोड़ा. तो रातों रात अमीर, उसमें रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा होती है. तो रातों रात अमीर बनने का जो स्टोरी होता है ना, इट्स ऑलवेज कॉल एंड पुट ऑप्शन. बनते हैं बट आपको खेलना किस पे पड़ता है? कॉल्स एंड पुट ऑप्शंस के ऊपर. रातों रात या तो फकीर भी बन जाओगे, रास्ते पे भी आ जाओगे बिकॉज ऑफ कॉल और पुट ऑप्शन, या तो रातों रात अमीर भी हो जाओगे. स्पॉट पे नहीं होता है. स्पॉट पे कैसे होगा? हमारे MRF का शेयर 1.5 लाख का खरीदोगे, कल क्या होगा? ये 2 लाख का बन जाएगा? नहीं, 1.5 लाख 1 रुपया. उसमें से कितने शेयर? तुमको 100 रुपया कमाना है तो 100 शेयर खरीदने पड़ेंगे. और 1.5 लाख के 100 शेयर खरीदने जाओ तो इन्वेस्टमेंट कितने का है? 100 रुपया कमाने के. फालतू है ना. स्पॉट पे कभी नहीं. स्पॉट पे हमेशा वेल्थ बनता है लॉन्ग टर्म. खरीदते जाओ भूलते जाओ, खरीदते जाओ भूलते जाओ. ट्रेडिंग एंड कमाना है ना, दैट इज अर्निंग इज डेरिवेटिव ट्रेडिंग, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन. वेल्थ क्रिएशन इज स्पॉट. आप बस आहिस्ते 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 म्यूचुअल फंड में पैसा डालते गए, भूलते गए. समझ में आ रहा है? मार्केट चाहे ऊपर हो नीचे हो कुछ भी हो, ट्रेडर्स को फर्क पड़ता है.
इन्वेस्टर को भूल जाना है बस, अच्छी जगह पे पैसा लगाया, भूल जाओ, भले वो आज रेड दिख रहा है 10 साल बाद सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें स्मॉल इन्वेस्टर्स रस पे नहीं आए उस पे खर्चा होगा। ऊपर refund in respect of unclaimed dividend, matured deposits, matured debentures, and application money due for refund and interest thereon. What does this mean? अब तुम्हारा डिविडेंड, तुम्हारा डिपॉजिट, तुम्हारा डिबेंचर मैंने कहां डाल दिया? अरे बोलो ना, कहां डाल दिया? IPF में डाल दिया। तुम आ गए तो तुमको क्या बोलेगा? भाग यहां से, तुमको रिफंड दे देगा। दैट इज वन ऑफ द सोर्स कि तुम्हारा पैसा लिया है तो तुमको हम पैसा वापस दे देंगे। सो द रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड 7 साल तक अनक्लेम डिविडेंड में था, फिर जाके IPF में चला गया, फिर आया ओनर का ही, दे दो भाई उसको, कोई बात नहीं। अगर अनपेड, अगर वो IPF में भी चला गया, IPF से विड्रॉ करके आप उसको उसका पैसा दे दो। आप किसी का राइट नहीं खा सकते ना यार। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन, ये तो हमने पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉर्ज्ड अमाउंट अमंग एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स फॉर शेयर्स, डिबेंचर, शेयर होल्डर्स who has suffered loss due to wrong action by any person in matters with orders made by court which had ordered disgorgement। मतलब क्या हुआ बेटा? हड़प लेना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हड़प लिया, हड़प लिया मतलब क्या है? देखो एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, ठीक है? अब एक था बंटी, ठीक है? शेयर्स थे बंटी के पास, बंटी के डैडी के पास, ठीक है? डैडी मर गए, बंटी अंडी मंडी शंडी थे, छोड़ो, तीनों भाई बहन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब डिस्प्यूट हो रहा है, शेयर्स किसके हैं? ध्यान से सुनो। हो सकता है अंडी ने कुछ फेक साइन करवा के, फेक विल करवा के सब अपने नाम पे करवा लिए। अब वहां पे डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है तो डिविडेंड मिलेगा नहीं, डिविडेंड मिल नहीं रहा तो कहीं ना किसी ने किसी का हक तो डिसगॉर्ज कर लिया, यस और नो? हड़प लिया। अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, मतलब कि भाई या तो इक्वल बटेगा या तो एज पर विल बटेगा या इसने गलत किया हुआ है। ऑलराइट, तो उसका जो कॉम्पनसेशन और उसका जो डिविडेंड वगैरह पे होगा ना, वो कहां से पे होगा? IEPF में से। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी disgorged amount among eligible and identifiable applicants, ये इतना आगे छोड़ दो, within the orders made by court। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, देखो किसी ने हड़प लिया तो उसका डिविडेंड कहां गया? IPF। बोला अब हम नहीं दे सकते बिकॉज योर मैटर इज इन डिस्प्यूट। कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उसमें से आप रिलीज कर दो। समझ में आ रहा है? तो डिसगॉर्ज्ड अमाउंट ऑल्सो गोज टू IPF, डिस्ट्रीब्यूशन परसुएंट टू अ कोर्ट ऑर्डर ऑल्सो गोज टू goes via IEPF। is that clear? आगे आ जाओ। reimbursement of legal expense incurred in pursuing class action suit। now what do you mean by class action suit? class action suit नहीं, ऐसा नहीं। वही वर्ड को वही यूज करके ट्रांसलेट कैसे करेगा बेटा? क्लास एक्शन सूट सुना है? अब देखो बेटा, कंपनी है, कंपनी नालायक है, ये डिबेंचर होल्डर है, ये डिबेंचर होल्डर है, शुभ डिबेंचर होल्डर है, जय डिबेंचर होल्डर है, सब अलग अलग रहते हैं, सबने अलग अलग जगह केस फाइल किया। अब कंपनी अलग अलग जगह तो जाके नहीं लड़ेगी ना, तो सारे डिबेंचर होल्डर का एक केस बना दिया जाता है जहां NCLT पे वो लड़ा जाएगा। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं क्लास एक्शन सूट। और इसका कोई लीगल एक्सपेंडिचर होगा, उसका रीइंबर्समेंट विल आल्सो हैपन फ्रॉम IEPF। समझ में आ रहा है? डिबेंचर होल्डर्स है, डिपॉजिटर्स है, में बी सैंक्शन बाय द ट्राइब्यूनल। सो क्लास एक्शन सूट समझ गए? अलग 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 जगह कहां कहां लॉयर्स भेजेंगे भाई? एक मुंबई में है, अरे मुंबई सेल्फ में अलग अलग कोर्ट्स के अंदर तुमने भेज दिया, केस फाइल कर दिया, तो NCLT बोलता है सबको कंबाइन करो, वन क्लास एक्शन सूट शैल बी मेंटेन। उस पर हम डिसाइड करेंगे कि कंपनी सही है या डिबेंचर होल्डर या शेयर होल्डर सही है। समझ में आ गया यहां तक? आगे एनी अदर इंसिडेंटल पर्पस इन अकॉर्डिंग्स टू द रूल्स। समझ में आ रहा है? एनी पर्सन इंटाइटलिंग में अप्लाई टू द IEPF फॉर द मनी क्लेम। शुभ, याद आया? समझ गया? तेरा डाउट सॉल्व हो गया? किसी को अगर 7 साल के बाद भी क्लेम करना है, IEPF में अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपनी चीजें प्रूफ करके क्लेम कर सकते हो। IEPF होता है खत्म। आ जाओ यहां पे, ये लिखा आपने, फंड शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर,
तुमको टाइटल बोला था ना लिख के रखो, तो नहीं नहीं क्या कर रहा है? नहीं टाइटल बोला था ना, लिखा है ना इसने, नेहल ने। हाँ लिख अभी, पर्पस फॉर विच, देख मार्वल लिख रहा है, तू नहीं लिख रहा है। नहीं अभी क्या फ्लैश है क्या वो? पर्पस फॉर विच द अमाउंट ऑफ फंड इज टू बी यूटिलाइज्ड या यूज्ड। पर्पस फॉर विच द अमाउंट ऑफ फंड इज टू बी और शैल बी यूटिलाइज्ड, पहला वाला उसका नाम ही लिख दो ना, प्रमोशन ऑफ, फंड का नाम लिख, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। refund of, second point, refund of dividend, refund of dividend, deposit, refund of क्या बोला? debentures, preference share, and the interest thereon, and the interest thereon. Next, distribution of disgorged amount, distribution of disgorged amount, distribution of disgorged, DISGORGED, distribution of disgorged amount to identifiable applicants, to identifiable applicants who have suffered losses, who have suffered losses. ठीक है। reimbursement of legal, next point, reimbursement of legal expenses, reimbursement of legal expenses, reimbursement of legal expenses incurred in class action suits, in क्लास एक्शन सूट्स, सूट्स नहीं देखता है तुम लोग, नहीं देखा है टीवी शो? हाँ सीरीज ही बात कर रहा हूँ बेटा, मैं भी ऐसा थोड़ा हैपनिंग है, ठीक है, मैं भी देखता है ये सब, देखा था छोटा था तब देखा था, पुराना है बेटा ये, नहीं देखा तुमने इसके? ठीक है। any other purpose incidental, next point, any other purpose incidental there too. वो सीजन 5-6 तक या 7-6 तक ही अच्छा है, फिर ना सास बहू सीरियल होता ना वैसा हो जाता। मैंने उसको 5-6 सीजन तक देखा, फिर छोड़ दिया, फिर कंटाला गया, टू मच ड्रामा, रोना। इंसिडेंटल देयर टू मतलब ऊपर के रिगार्डिंग कोई कनेक्टेड मैटर हुआ तो भी कर सकते हो। एवरीबॉडी ध्यान से, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 126, ओके 126।
अब ध्यान से सुनो, यहां पे क्या हो रहा है, वेर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ऋषि क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स? नहीं मालूम? आई डोंट नो सर। शेयर सर्टिफिकेट? तो फिर फॉर्म वॉर्म रहेगा कुछ तो सर। हाँ हाँ बोल ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर SH1 1 STD क्या ए? हाँ तो शेयर ट्रांसफर डीड कौन सा फॉर्मेट है? SH1 शेयर सर्टिफिकेट था ना। मैं तुमको कनेक्ट कर करके दे रहा हूं, तुम नया भर रहा है माल, पुराना भूल रहा है। ऐसा कैसा चलेगा भाई? वेर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बेटा SH4 की बात कर रहा है। हैज बीन डिलीवर्ड टू एनी कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन। अब याद करो, रजिस्ट्रेशन याद आ रहा है, ट्रांसफरर ट्रांसफरी याद आ रहा है? ओके, एंड द ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है ना बेटा, यहां पे थोड़ी चीजें आपको समझने लायक है। इधर ऑलमोस्ट हो गया है बेटा, 126 127 पेनल्टी है, कुछ नहीं, जेल वेल जाने की बात करता है। तो लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अपना 126 ही है। ऑलराइट, अब कितनी बार क्या होता है ना बेटा, मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ऑलराइट, समझो आज डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 17 सितंबर को। कैन माई शेयर होल्डर्स ट्रांसफर शेयर ऑन 21 सितंबर? कैन माई शेयर होल्डर्स ट्रांसफर? ऑलराइट, अब केओस हो जाएगा। अरे भाई तुम तो लास्ट दिन तक मेरे पे, और मुझे पे कब तक करना है? विद इन डिक्लेरेशन हाउ मेनी डेज? अरे बोलो यार, 30 डेज, बराबर है। तो 30 दिन के अंदर खिचड़ी पिचड़ी बहुत हो सकती है। इसने इसको बेचा, उसने इसको बेचा, ऐसा वैसा फलाना डिमका वगैरह, समझ में आ रहा है? नाउ लेटर ऑन इन स्टेज वन वी स्टडी मैनेजमेंट ऑन ऑल, वी विल से कि कंपनी को कंपनीज एक्ट क्या बोलती है, कि कंपनीज एक्ट कंपनीज को ये बोलती है कि भाई बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड यू हैव टू क्लोज डाउन योर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। फाइनल, बंद, बस। मेरे हजारों लाखों शेयर होल्डर्स है भाई, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हजारों लाखों शेयर होल्डर्स रहेंगे, उसमें लास्ट मोमेंट तक तुम खिचड़ी खिचड़ी बेचता रहेगा। कितने SH4 में रजिस्टर करूं, कितना अपडेट करूं, गड़बड़ हो सकती है। सो बिफोर एक्स नंबर ऑफ डेज, थोड़े डेज पहले, बिफोर यू डिक्लेयर द डिविडेंड, आपका जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है ना, वो क्या हो जाता है? क्लोज। मतलब क्या क्लोज? मतलब क्या, ऐसी कोई बुक नहीं है खुली जो बंद हो गई, मतलब वो अपडेट होना बंद हो जाएगा। कि अब कंपनी लायबिलिटी नहीं लेती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती क्या करने का, वो रजिस्टर को अपडेट करने का। अब सार्थक के नाम पे था, सार्थक ने बेच दिया, SH4 आ गया, अब बोला नहीं भाई सार्थक का नाम होगा, वो हम बाद में देखेंगे, डिविडेंड हम पे किसको करेंगे? सार्थक को पे करेंगे। समझ में आ रहा है? बिकॉज हमने जब डिविडेंड वाला सेक्शन देखा, इट शैल बी पेड ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। एंड रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन होता है? जिसका नाम हमारे रजिस्टर में दिखता है। एंड हमारे रजिस्टर मतलब हमारे रिकॉर्ड्स में दिखता है। इज दैट क्लियर? SH4 इज टेक्निकली अ रिक्वेस्ट टू चेंज द नेम। ट्रांसफरर को दे का नाम हटा के ट्रांसफरी का नाम डालो, बराबर है? क्लियर है यहां तक? आपको समझा? एंड द ट्रांसफर हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, तो कंपनी के पास आगे ऑप्शंस आ जाते हैं। ये देखो अभी क्या क्या होगा। ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स टू द unpaid dividend account referred to in section 124। क्लियर है? हमको नहीं मालूम, हमको SH4 आ गया है और हमने क्या किया? एग्जीक्यूट नहीं किया। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो यार। डिविडेंड को क्या डालना पड़ेगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना पड़ेगा। बट रुको, अब उसको उल्टा पढ़ो, ये भूल जाओ अभी जो भी मैंने पढ़ाया। तुम्हारे पास SH4 आया, तुमने रजिस्टर
नहीं किया। बट SH4 जो तुम्हारे पास आएगा, क्या उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं? ऑलराइट, क्या उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं? समझो सार्थक ने बेच दिया वंश को, ध्यान से सुनो, तो सार्थक SH4 में लिख सकता है ना दैट द राइट टू डिविडेंड नाउ इज विद वंश। हाँ या ना? एवरीबडी, अगर उसने स्पेसिफिकली ऑथराइज किया है दैट द राइट टू रिसीव द डिविडेंड इज नाउ विद वंश, बराबर है, तो क्या कंपनी को उसकी बात सुननी पड़ेगी कि नहीं सुननी पड़ेगी? अब जब शेयर होल्डर ने खुद ने ऑथराइज कर दिया है कि भाई ये जो डिविडेंड है मेरे शेयर्स के ऊपर, ये किसको मिलने चाहिए? वंश को, मतलब कौन हो गया? ट्रांसफरी। तो कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अनलेस द कंपनी इज ऑथराइज्ड बाय द रजिस्टर्ड होल्डर, कौन? सार्थक, ऑफ सच शेयर इन राइटिंग। राइटिंग किधर? वो SH4 में ही लिख के देगा आपको साथ में, टू पे सच डिविडेंड टू द ट्रांसफरी बाय सच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? सेक्शन पढ़ने का स्टाइल समझ में आ रहा है? अगर ट्रांसफरर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देता है तो डिविडेंड किसको मिलेगा? ट्रांसफरी को। अदरवाइज दिस डिविडेंड विल गो इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट। समझ में आ रहा है? अनलेस एंड अनटिल सार्थक राइटिंग में नहीं देगा ना हम लोग को कि डिविडेंड वंश को दो, हम ये डिविडेंड कहां डालेंगे? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एंड मतलब क्या करेंगे? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालेंगे एंड ये अबेयंस में रखेंगे। अबेयंस मतलब क्या? होल्ड। एंड होल्ड पे क्या रखेंगे? इसके राइट शेयर्स एंड इसके एनी बोनस। मतलब वो ट्रांसफर के बीच में डिविडेंड भी डिक्लेयर हो सकता है, बोनस भी डिक्लेयर हो सकता है, राइट्स भी डिक्लेयर हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अनलेस ये ऑथराइजेशन और ये हमको नहीं मिलेगा तो हम क्या कर देंगे? बोनस राइट्स को अबेयंस, मतलब हम होल्ड पे रखेंगे एंड डिविडेंड को किधर ट्रांसफर कर देंगे? अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहां तक समझा? तो कंपनी दो चीजें करेगी इधर, क्लियर है? चलो लिखो 126। अब एक और चीज मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करनी है। द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, मतलब क्या है? क्यों? कंपनी की तो लायबिलिटी है ना, टाइम चला गया तो नहीं करेंगे तो वो इसकी बात नहीं कर रहा, बंद होने के बाद की। SH4 आया और तुमने SH4 एग्जीक्यूट नहीं किया। मैंने जब तुमको ट्रांसफर पढ़ाया था तब मैंने लायबिलिटी दी थी कंपनी की, बराबर है? क्या है? कितने दिन में करना है? वो टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर डिपेंड करता था। अरे हाँ या ना? तो वो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? वो तो नहीं पूछा तुमने। दिमाग में आया कि नहीं आया? SH4 आया है और तुम SH4 को नहीं रजिस्टर कर रहा, डिविडेंड के पर्पस के लिए नहीं कर रहा। विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द टाइम लिमिट तुमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया, तो टाइम लिमिट का मतलब ही क्या हुआ? दैट डजंट मेक सेंस। अच्छा, मुझे लगा उसको आंसर देना है, वो इसी एडजस्ट कर रहा है। बेटा देखो, ये यहां पे थोड़ा इंटरप्रिटेशन है। वेयर इंस्ट्रूमेंट मतलब SH4 दे दिया बट कंपनी रजिस्टर नहीं करी। कंपनी रजिस्टर नहीं करी मतलब कंपनी के पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए फॉर नॉट रजिस्टरिंग, अदरवाइज टाइम लिमिट दिया हुआ है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड द कंपनी एंड द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, मतलब क्या हो रहा है? कंपनी हैज अ वैलिड रीजन फॉर नॉट एग्जीक्यूटिंग SH4। वैलिड रीजन मतलब क्या? या तो शेयर्स डिस्प्यूट में है, या तो कोई गलत SH4 आ गया है, या ये ट्रांसफर का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है SH4 का। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो कोई जेन्युइन रीजन रहेगा ना तो कंपनी SH4 को एग्जीक्यूट नहीं करेगी, अदरवाइज लायबल फॉर पेनल्टी हो जाएगा ना, कंपनी पे फाइन लगेगा बेटा। ये सब सेक्शन का क्यों जरूरत है जब कंपनी को जबरदस्ती SH4 एग्जीक्यूट करना है? बोला नो, द शेयर्स हैव बीन डिलीवर्ड एंड द कंपनी हैज नॉट
रजिस्टर्ड और एग्जीक्यूटेड SH4, नाम में प्रॉब्लम है, टाइटल में प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट के अंदर है शेयर्स, सो फॉर एनी वॉलेंट्री एंड जेन्युइन रीजन द कंपनी हैज नॉट रजिस्टर्ड, इसके लिए तो हम अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल रहे हैं। डिसगॉर्जमेंट, हड़पा हड़पी वाला केस चल रहा है, अब समझ में आ रहा है? तो इसके वजह से तो हम उसको कहां डाल रहे हैं, अनपेड डिविडेंड, एंड इसके राइट्स को क्या रख रहे हैं, अबेयंस में, कि जब तक मैटर क्लियर नहीं होता ये साइड में रखो उसको। अब समझ में आ रहा है? क्लियर है? लास्ट ओनर मिल नहीं रहा, डिस्प्यूट आ गया, फ्रॉडुलेंट, समझ में आ रहा है? फ्रॉडुलेंट SH4 आ गया, सो द कंपनी हैज रिसीव बट विदाउट इट्स ओन फॉल्ट हैज नॉट एग्जीक्यूटेड, क्योंकि अगर वॉलेंट्री करेगी तो बेटा पेनल्टी में जाएगी, समझ में आ रहा है? वहां पे वो रीजन देगी ना कि हम SH4 क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्लियर है? मतलब वहां पे एक और केस था, याद है, अनपेड है तो हम ट्रांसफरी को नोटिस भेजेंगे, वहां से कुछ रिस्पॉन्स बराबर नहीं आ रहा या कुछ आ गया ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन आ गया तो SH4 एग्जीक्यूट नहीं होगा ना। क्लियर है? वो ये केसेस डिस्कवर कर रहा है। ऐसा हुआ तो क्या करोगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालोगे, बट ऑथराइज किया है तो, ऑथराइज किया तो फिर ऑथराइज पर्सन को देना पड़ेगा, एंड बाकी सारी राइट्स क्या रखोगे, अबेयंस में रखोगे। समझ में आया? इज दिस सेक्शन क्लियर एवरीबडी? ऑल राइट, लिखो। If an instrument of transfer, if an instrument of transfer, ब्रैकेट में लिखो SH4, if an instrument of transfer, ब्रैकेट में लिखो SH4, if an instrument of transfer, ब्रैकेट में लिखो SH4 has been delivered to the company, has been delivered to the company, and transfer is not required, and transfer is not required, and transfer is not required, then A, point A1 जो भी, transfer is not required, then A, the company shall transfer, the company shall transfer the dividend on those shares, the company shall transfer the dividend on those shares to the dividend on those shares to the unpaid dividend account, to the unpaid dividend account. ठीक है? Unless exception, unless the registered holder, मतलब कौन हो गया, ट्रांसफरर, बराबर, द रजिस्टर्ड होल्डर ऑथराइजेज इन राइटिंग, ध्यान से इन राइटिंग को प्लीज, मतलब SH4 के साथ कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस दे दिया उसने, ऑथराइजेज इन राइटिंग टू ट्रांसफर दिस डिविडेंड, टू ट्रांसफर दिस डिविडेंड, टू ट्रांसफर दिस डिविडेंड टू द टू द ट्रांसफरी, टू द ट्रांसफरी। ठीक है? इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है? डिविडेंड यार 123 से 127। Okay, second point, point number B, the bonus and right shares, the bonus and right shares, the bonus and right shares in respect of the above shall be kept in abeyance, in respect of above shall be kept in abeyance. पानी का बॉटल।
abeyance. Abey is ABEYANCE. abeyance. On hold. अबे लिखो फिर ANC लिखो, लिखते हो ना टेक्स्ट पे, अबे चल, ठीक है। आ जाओ, पनिशमेंट। पनिशमेंट लास्ट सेक्शन 127। ये पनिशमेंट किसके लिए बेटा? फेलियर टू पे डिविडेंड विद इन 30 days. All right. Punishment for failure to pay dividend within 30 days. For failure to pay dividend, punishment for failure to distribute या pay dividend, दोनों को लगेगा। कंपनी को कैसा लगेगा? इंटरेस्ट। कंपनी ऐसा लिखो ना, कंपनी। लायबल टू पे, कंपनी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। 18% 18% ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, 18% पर एनम ऑफ कोर्स, ठीक है। मर जाएगी बेटा कंपनी पर डे, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट मतलब 30 डेज के अंदर या 30 डेज के बाहर? बाहर। 30 डेज तक का तो टाइम दिया हुआ है ना, तो 10 दिन लेट पे किया तो 10 दिन के हिसाब से 18% पर एनम, बराबर है, क्लियर है। एवरी ऑफिसर ऑफ एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ब्रैकेट में लिखो नोइंग पार्टी, मतलब उसको मालूम था। एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ब्रैकेट में लिखो नोइंग पार्टी, ठीक है। डैश इम्प्रिजनमेंट अप टू, डैश इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, अप टू 2 years। मतलब यहां भी कैसा है, जेल तो होगी होगी। एंड अप टू 2 years मतलब 2 दिन तो 2 दिन जेल जाके आएगा तू, समझ में आ रहा है? हवा तो खा के आनी है इधर जेल की। एंड फाइन, एंड फाइन मिनिमम 1000 रुपया पर डे, मिनिमम 1000 rupees पर डे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। ये क्यों डाला मालूम? डायरेक्टर बोलता था पैसा देना है, फाइन दे देगा, क्या है उसमें, 1000 रुपए का पर डे है ना, दे देगा, पैसा है। मिनिमम 1000 पर डे, ठीक है, 10,000 पर डे तो देने को तैयार है हम लोग। तकलीफ किधर आएगा? एक दिन भी जेल जाएगा तब तकलीफ आएगी, इसके लिए इंप्रिजनमेंट लाया इधर। नहीं तो मॉनेटरी फाइन्स में क्या है, बड़े बड़े अंबानी को फर्क पड़ता है क्या? तो क्या लाख रुपया पर डे भी तेरे को चार्ज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तकलीफ आएगा कि वो आधा दिन भी जेल गया तो खत्म, इधर से उधर कर देगा दुनिया, समझ में आ रहा है? इम्प्रिजनमेंट विच में एंड है बेटा, ये दोनों होगा। अगर नोइंगली तुमने ये सब डिफॉल्ट किया है ना तो दोनों होगा। एक्सेप्शंस टू 127, एक्सेप्शंस लिखो, एक्सेप्शंस टू 127 इजी है बेटा, सेंसिबल एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस टू 127, सबसे पहला वाला, सबसे पहला वाला पहले समझ लो, लिखो मत, समझ लो। सबसे पहला वाला, वेयर द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। क्या मतलब हुआ?
क्या बोल रहे हो? लॉ का कोई ऑब्लिगेशन फॉलो करने के वजह से हमने डिविडेंड नहीं पे किया। ऑल राइट, ओके ओके। ऐसा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा ना बेटा। ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ मतलब जैसे कोविड-19 आ गया था, बैंक्स बंद थी, चीजें बंद थी, ऑपरेशंस नहीं हो रहे थे, बिजनेसेस बंद थे। ऑलराइट, यू गॉट एनी सब्सिक्वेंट इमरजेंसी सिचुएशन जहां पर आप नहीं ऑपरेट कर पाए, 30 डेज में नहीं पे कर पाए, तो चलेगा, आपको पर 127 की पेनल्टी नहीं लगी। ऑलराइट, अब सार्थक ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ऑलराइट, एंड इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड। अब यहां पे कीवर्ड क्या है मालूम? एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सार्थक का बैंक डिटेल्स था एचडीएफसी का, सार्थक ने बोला डिविडेंड चाहिए आईसीआईसीआई में, कंपनी ने ट्राई किया, नहीं हुआ, एंड सार्थक को बोलना पड़ेगा भाई वी आर नॉट एबल टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, नहीं होगा भाई, आप एचडीएफसी वाले में ही ले लो, तो कंपनी की लायबिलिटी नहीं रहेगी। अगेन ये माइन्यूट पॉइंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम तब घूमते नहीं रहना, यहां पे थोड़ा फोकस करना कि भाई ये डिटेल्स तो उसने फॉलो नहीं करे, नहीं करने का रीजन सेम हैज टू बी इन कम्युनिकेट। भाई हम नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? सार्थक ने बोला इंस्ट्रक्शन एंड कंपनी इज नॉट फॉलोइंग देम प्लस कम्युनिकेटिंग दैट वी आर नॉट डूइंग। तो अगर कम्युनिकेट नहीं किया तो 127 लग जाएगा, समझ में आ रहा है? बस यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, वेर देर इज अ डिस्प्यूट, वापस कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, हम नहीं बता पा रहे डिविडेंड किसको देना है, ठीक है, तो नहीं करेगा 127। डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड, अरियर्स वरियर्स का अमाउंट कुछ एडजस्ट कर लिया तो भी 127 नहीं लगेगा। ऑल राइट, एनी अदर रीजन द फेलियर टू पे डिविडेंड और पोस्ट द विद इन द पीरियड वॉज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी। मतलब शेयर होल्डर नहीं मिला, उसका एड्रेस बकवास था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसने बोला पीपल के झाड़ के नीचे आ जाना, ठीक है, गांव में कहीं बैठा हुआ है, नहीं मिल रहा है एड्रेस, उसमें कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, हाँ वही बोला, सेंट सेबेस्टियन चर्च पे डब्ल्यू, गार्डन के ऊपर डब्ल्यू के नीचे आ जाना। तो अब ये थोड़ी ना कंपनी का फॉल्ट है यार जब हमको नहीं मिल रहा। ठीक है, लिखो एक्सेप्शंस, एंड विद दिस द चैप्टर इज डन। डिविडेंड उड़ गया, ठीक है। एक्सेप्शंस, पहला वाला, बाय ऑपरेशन ऑफ, इजी है ना? हाँ 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 बोलता है, फिर कुछ पूछूंगा तो करेगा। By operation of any law, exceptions, dividend not paid by operation of any law, exception. Second वाला, second वाला, the shareholder gives directions to the company. The shareholder gives directions to the company. The shareholder gives directions to the company regarding the payment of dividend, regarding the payment of dividend, which cannot be complied, which cannot be complied with the government, which cannot be complied by the company, which cannot be complied by the company, and the same has been communicated to the shareholder, and the same has been communicated to the shareholder. ठीक है, same has been बेटा, the same has been communicated to the shareholder. ठीक है, नेक्स्ट, calls in arrears or any other sum lawfully adjusted against the dividend. Calls in arrears or any other lawful sum, call in arrears or any other lawful sum, calls in arrear and any other sum lawfully adjusted. Sorry beta, calls in arrears or any other sum lawfully adjusted by the company from
द शेयर होल्डर, फ्रॉम द शेयर होल्डर। हु क्या कर रहे हैं? कौन किससे रजिस्टर करेगा बेटा, एडजस्ट करेगा? कंपनी करेगी ना। ही हु कर रहे हो तुम लोग। Where there is a dispute regarding the dividend, where there is a dispute regarding, where there is a dispute regarding the right to receive the dividend, where there is a dispute regarding, dispute regarding, इंस्टाग्राम पे ये सब हरकतें करते बेटा लोग के फॉलोवर्स आ जाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है आजकल लाइफ में। डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, ठीक है। या लास्ट वाला, एनी अदर रीजन, एनी अदर रीजन, एनी अदर रीजन, any other reason beyond the powers of the company, beyond the powers of the company, any other reason beyond the powers of the company, मतलब कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं है, नो डिफॉल्ट बाय द गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। लास्ट चीज, जेन्युइनली लास्ट चीज मतलब इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन टू सेक्शन नंबर 127, ठीक है। निधि कंपनी में देखो एकदम चिंदी सा चीज है, निधि कंपनी में डिविडेंड पेबल अमाउंट देखो कितना है, 100 रुपए से कम, किसी को 100 रुपए से कम डिविडेंड देना है, ठीक है। और अगर आपने लोकल लैंग्वेज में लोकल न्यूज़पेपर के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो इट विल बी इनफ या सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 127। इज दैट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर लोकल लैंग्वेज लोकल न्यूज़पेपर अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो तुम क्या करोगे? और नोटिस बोर्ड पे डाल दिया फॉर एटलीस्ट 3 months, तो तुमने 127 का कंप्लायंस कर लिया, तुम्हारे पे कोई पेनल्टी नहीं लगी। बट अमाउंट कितना है देखो ना, 100 रुपए से कम में तुम न्यूज़पेपर में डाल दिया, डिक्लेयर कर दिया, बता दिया, बोर्ड पे डाल दिया, तो तुम्हारे पे 127 नहीं लगेगा, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो ये बाय नोटिफिकेशन मॉडिफाई किया कि 127 ऐसा लगेगा, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। तो ऐसा लिखो ध्यान से, इजी। ऑल राइट, एक्सेप्शन फॉर निधि कंपनीज, निधि कंपनी को अगेन ये थियोरी में कुछ नहीं है, एमसीक्यू वाला है। डिविडेंड का अमाउंट कितना है? लेस देन 100 रुपीज, लेस देन इक्वल टू 100 रुपीज। तो निधि कंपनी को क्या करना है? लोकल न्यूज़पेपर, ध्यान रहना इंग्लिश नहीं है ये, लोकल न्यूज़पेपर लोकल लैंग्वेज, आजकल की एमसीक्यूज का भरोसा नहीं है। लोकल न्यूज़पेपर तुम लैंग्वेज में ही खेलते रहोगे, लोकल लैंग्वेज के अंदर तुमने क्या कर दिया? डिक्लेरेशन कर दिया, प्लस बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे 3 महीने तक चिपका दिया नाम, 3 months एटलीस्ट, बस। तो सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ 127 माना जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो, विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर ऑफ डिविडेंड।